बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड लोकोमोशन। ये ज़ूलॉजी सेक्शन का जो दूसरा चैप्टर है ये बनेगा आपका, ठीक है। यानी इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये सारा ज़ूलॉजी के पोर्शन में आने वाला है। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे, इसमें आप ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल में स्टडी करेंगे, बोन्स को, कार्टिलेज को, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। इसके अलावा स्केलेटन के जो डिसऑर्डर्स हैं इसको स्टडी करेंगे और मसल्स जो हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्या करते हैं, सीधा इसके एमसीक्यूज़ के पोर्शन में चले आते हैं और देखते हैं कि इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ जो है इसकी तरफ आ जाते हैं। जहाँ ज़रूरत समझूंगी मैं वहाँ पे आपको डिटेल बता दूंगी, और जहाँ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इजी काम होता है तो मैं स्पीड में बच्चों को मार्क कराती हूँ। सबसे पहला काम जो आपका एमसीक्यूज़ में ये क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, कि जो टाइप ऑफ बोन सेल्स होती है जो कि टेयर डाउन करती है बोन को बिल्डिंग एंड रीमोल्डिंग प्रोसेस में, यानी बिल्डिंग और रीमोल्डिंग प्रोसेस जो होता है बोन्स का, उसमें कौन से टाइप के जो बोन सेल्स होते हैं वो टेयर डाउन करते हैं बोन को, तो ये होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि जब बोन की फॉर्मेशन होती है और पेरियोस्टियम कैल्सिफाई होता है तो ये गिव राइज करता है एक थिन प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन को। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, नाम से इसके याद रखिएगा, पेरियोस्टील बोन कॉलर, ठीक है। ये पेरियोस्टेम कैल्सिफाइज है तो इससे याद रखिएगा पेरियोस्टोल स्टील बोन कॉलर है, ठीक है। नंबर थर्ड है आपके पास कि कुछ रिंग लाइक शेप होती हैं गर्डल में, ये क्यों बनती है, जब जॉइनिंग होती है कॉक्सल बोन की सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके पार्ट्स हैं आपके पास, कॉक्सल बोन भी है इसमें और उसका जो लास्ट पोर्शन है इसमें सैक्रम है। ये सैक्रम क्या करती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके साथ इंटीरियर साइड पर एक जॉइंट जो है उसके साथ अटैच होती है बिटवीन प्यूबिक पार्ट। अब इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, तो इसके प्यूबिक पार्ट से याद रखिएगा क्योंकि ये प्यूबिक है तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि कार्टिलेज जो है वो एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। अब ये एक लेयर से सराउंडेड होती है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एक एंटागोनिस्ट मसल होता है। एंटागोनिस्ट मसल्स का मतलब क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक मसल फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, या एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है, ये एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक के अपोजिट बिल्कुल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एंटागोनिस्ट मसल्स जो हैं ये रिलैक्स होते हैं जब अदर साइड अपोजिट एंटागोनिक मसल्स की क्या होगी, रिलैक्स से याद रखिएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि एक स्टेज जिसमें ओल्ड बोन के टिश्यूज़ जो है वो रिमूव होंगी और रिप्लेस होंगी न्यू वन से जॉइन के, तो ये जो फ्रैक्चर साइड होगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बोन रीमोल्डिंग स्टेज। यानी बोन की रीमोल्डिंग स्टेज में क्या होता है कि जो न्यू टिश्यूज़ हैं वो जगह ले रहे होते हैं और जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनका फेजोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें उनको बॉडी के अपने ही सेल्स क्या करते हैं, खा जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ related to the mild to severe grade of stretching or tearing of a ligament that hold the bones of a joint together। यानी बिल्कुल माइल्ड से लेकर सीवियर ग्रेड तक की जो स्ट्रेचिंग होती है, टेयरिंग होती है किसी भी लिगामेंट की, जिसकी मदद से जो बोन के जॉइंट है वो आपस में कनेक्ट होते हैं या होल्ड होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्प्रेन्स। स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स समझ लो कि एक जैसे मतलब में आ जाते हैं। स्ट्रेन्स जैसा कि टेंशन और स्प्रेन्स बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, इसका समझ लो एक तरह के साइनोनियम्स होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, ये आपसे क्या कह रहा है, ये कहता है कि मसल्स फाइबर जो हैं ये गैदर्ड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में, और हर ग्रुप जो फाइबर का है इसको हम कहते हैं फेसिकल। अब ये फेसिकल जो है ये सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेरीमाइशियम। पैरामेशियम से याद रखिएगा, इसको पेरीमाइशियम कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को पेरीमाइशियम भी पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन पेरीमाइशियम है, ठीक है। उसके बाद हार्ट मसल्स जो हैं ये अरेंज होते हैं ब्रांचिंग नेटवर्क्स पे। अब ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है यहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं वो जॉइन होंगे और एक चीज़ बनाएंगे, जो बनाएंगे एक जॉइन होने के बाद उसे हम क्या कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट पढ़ लीजिएगा, ये कहलाता है सिंसेशियम। सिंसेशियम, ठीक है। सिंक अलग, सेशियम अलग, सही है।
ए इसका ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट में आपसे एक पूछा जा रहा है कि कुछ जॉइंट्स होते हैं जो बोन को होल्ड करते हैं, किसकी मदद से? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की मदद से। और इनमें कुछ कोलाजेनियस फाइबर्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सिंडिसमोसिस, ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा सिंडिसमोसिस। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाएँ आप यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर के पार्ट की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपसे कहता है कि हाउ इज़ कार्टिलेज यूज़फुल फॉर आवर स्केलेटल सिस्टम। यानी हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बोन्स भी मौजूद हैं, टिश्यूज़ भी मौजूद हैं, कार्टिलेज भी मौजूद है। कार्टिलेज कंपैरेटिवली समझ लो कि सॉफ्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उससे कार्टिलेज बनता है। तो ये कहता है कि ये आपके स्केलेटल सिस्टम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको मार्क करना है आपने, सीधा जाएंगे आप पेज नंबर 33 के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से देखेंगे कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ आ गए पेज नंबर 33 पर, ठीक है, और अब हम सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, यानी कि थर्ड लाइन है मेरे पास और फिर ये मूवमेंट तक यहाँ पे स्टॉप हो रही है। अब इसको समझ लीजिए कि कार्टिलेज क्या होता है, ये जॉइंट्स में मौजूद होता है। अब ये कुशन प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ फ्रिक्शन जो है उसको, बॉडी के जो बोन्स के जो बीच में फ्रिक्शंस होती हैं, रगड़ होती है, उसको रिड्यूस कर रहा होता है। इसके साथ साथ इनको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और प्रोटेक्शन किस चीज़ से देता है? जो कंपैरेसिव फोर्सेस होती हैं या वेट बियरिंग स्ट्रेस होता है मूवमेंट के दौरान, उसमें ये कुशन के तौर पे काम आता है, प्रोटेक्ट करता है। तो कार्टिलेज का मेनली जो काम होता है वो क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को कुशन देना, बॉडी को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क कर लेना। शॉर्ट है तो टू द पॉइंट आप बात करोगे, अनटिल अनलेस कि कंटेंट इतना ज़्यादा हो कि उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना पड़े। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि कंपैरिजन आपको बताना है एक मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी किस किस किस्म के जॉइंट्स होते हैं, इनमें आपने कंपैरिजन बताना है। इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। पेज नंबर 38 पर पहुंच जाएंगे आप सीधा, ठीक है। अब इधर आ जाइए आप, यहाँ पे देखें, ये पेज नंबर है मेरे पास 38 और यहाँ से आप इसको सबसे पहले मार्क करेंगे कि जो मेजर ग्रुप ऑफ जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं और साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग पुट करोगे फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। अब ये फाइब्रस जॉइंट्स कैसे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसमें लिखना है आपको कि ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है उसको होल्ड करते हैं और इनमें कोलाजीनियस फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा आपने। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे आप बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे। सेकंड हेडिंग है आपके पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की। इसके बारे में आप बताएंगे कि ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि टू बोन्स को कंबाइन करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, किसकी मदद से? हैलिन की मदद से और फाइब्रो कार्टिलेज की मदद से। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा साइनोवियल जॉइंट, ये लास्ट जॉइंट होगा आपका, ठीक है। इसको यहाँ से लिखिएगा, थर्ड लाइन से लेके साइनोवियल फ्लूइड तक। इसमें आप बताएंगे कि साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो आमतौर पर इनमें जॉइंट कैप्सूल होता है, इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और ये क्या करते हैं? साइनोवियल फ्लूइड जो है इसको सीक्रेट करते हैं। ये जहन में रखिएगा कि जो साइनोवियल जॉइंट्स है ना, ये आमतौर पर आपके जितने भी बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके हिप्स के जॉइंट होते हैं बोन के, या इसी तरीके से आपके जो आर्म मोल्स में जॉइंट होते हैं शोल्डर्स के ऊपर, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। जितने भी बड़े बड़े गर्डल्स होते हैं ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं ये आपसे क्या पूछ रहे हैं। कहते हैं हाउ इज़ द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन इनिशिएटेड पेन डेवलपिंग, ठीक है। पहले तो सवाल समझ लो कि सवाल आपसे क्या कहता है कि जब भी जो फ्रैक्चर बोन होती है तो वहाँ पर जब हीलिंग का प्रोसेस होता है, हीलिंग स्टार्ट होती है बॉडी में, तो वहाँ पर दर्द क्यों शुरू हो जाता है, ठीक है। देखें, अगर दर्द ही नहीं होगा तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसकी बोन का ये हिस्सा फ्रैक्चर है या तकलीफ़ है या यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर चाहिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए तकरीबन लाइन नंबर 4 बन रही है पेज नंबर 43 पे, ठीक है। ध्यान से इसको लगाइएगा कि जो इम्यून सिस्टम होता है ये एक्टिवेट होता है, यानी जैसे चोट लगेगी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जहाँ पे भी चोट लगी है। जैसे जहाँ पे भी बोन की फ्रैक्चर है यहाँ वो जगह फूलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वहाँ पे बहुत से रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, फ़ौरन ही पेन की सेंसेशन डेवलप कर देती है, यानी आपको एहसास दिलाते हैं किस जगह पे चोट लगी हुई है, यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत सारा। उसके बाद एंड ड्यू टू, नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे आप, ठीक है, यहाँ से लगाओगे।
ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पैराग्राफ जाएगा आपका एंड तक, ठीक है। इसको समझा भी दे रही हूँ मैं साथ साथ आपको। अब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही चोट लगी, पेन सेंसेशन डेवलप हुआ, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। अब जैसे ही ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो क्योंकि वो चोट आपकी बोन्स में लगी होती है, तो बोन के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से फ़ौरन ही उनका जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है या जो कुछ भी चीज़ें, उसको स्टॉप कर देंगे फ़ौरी तौर पे। और वो क्या करेंगे, डाई होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे इंजरी हो गई। अब इस जगह पे ब्लड क्लॉटिंग होगी, न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, मरना शुरू हो जाएंगे, वो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होके समझ लो एक लोथड़ा सा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ये हेमाटोमा है, ठीक है। अब ये हेमाटोमा इंटरनली क्या करता है, अपने आप को सील करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके जो सेल्स होते हैं वो तेज़ी से वहाँ पर क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे, जिस जगह पे भी हड्डी पे चोट लगी है, फ्रैक्चर साइट जिसको कहते हैं। और जब ये इस तरीके से क्लॉटिंग करते हैं, तो उसकी मदद से होता है क्या है कि मज़ीद ब्लड लॉस नहीं होता, ठीक है। ब्लड लॉस रुक जाता है, वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है, थोड़ी-सी पेशेंट को सिक्योरिटी मिल जाती है, और उसके बाद हीलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए एक पूरा सेटअप होता है कि किस तरीके से जो ब्रेन है वो ऑर्डर करता है, सेल्स वहाँ जाते हैं, और किस तरीके से वहाँ पर सारी रिकवरी होती है, फिर बोन्स की किस तरह से रीमोल्डिंग प्रोसेस होती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका सवाल आपसे क्या कह रहा था कि पेन सेंसेशन क्यों डेवलप होता है या क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर यही है कि अगर पेन सेंसेशन डेवलप नहीं होगा, तो आपको एहसास नहीं होगा कि बोन की इंजरी है, और इसके साथ साथ फिर आप उसकी वैसी प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे जितनी आपको जब पता चल जाती है तब आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको एंड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उसको देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हाउ टू कंडक्ट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द जॉइंट इंजरीज एंड द फ्रैक्चर्स। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए किसी शख्स को चोट लग जाती है, उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो अब सबसे पहले फ़र्स्ट एड आपके याद है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर खुदा न खास्ता किसी की भी चोट लग जाती है, आप रोड साइड पर मौजूद हैं, या अल्लाह ना करे घर पर इस तरह किसी के साथ कोई हादसा हो, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि पेज नंबर 46 पर ये वाला पॉइंट देख रहे हो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द जॉइंट्स इंजरीज, इसकी लाइन नंबर 2 पर आ जाइए, कीप, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिल्मली तक, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। होता ये कि जब भी किसी भी पेशेंट को इस तरीके से कोई भी चोट लग जाती है जिसमें इसकी बोन इंजरी होती है, तो हमने सबसे पहले तो क्या करना होता है कि पेशेंट को बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में लिटा दें, जहाँ उसको कम से कम तकलीफ़ हो रही हो, यानी बेहतर तो ये कि उसको स्ट्रेट लिटा दिया जाए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जिस जगह उसकी चोट है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे कोई आइस पैक जो है यानी कोल्ड कंप्रेस, वो फ़ौरन ही उसको अलाउ करना चाहिए, ताकि खून जो बह रहा है वो थोड़ा रुक जाए। उसके बाद क्या करते हैं, गीला कपड़ा जो है इसको अच्छे तरीके से आप उसके गिर्द रैप कर दें, और उसके ऊपर कोई ऐसी बैंडेज लगा देनी है आपने जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, यानी बिल्कुल ही फर्म ना हो, बिल्कुल ही सख्त ना हो कि उससे उसको तकलीफ़ हो रही हो, थोड़ी सी इलास्टिक हो। इससे क्या होगा कि आपने कोशिश करनी है कि जो जॉइंट है, जहाँ पे चोट लगी है, जो हड्डी का जो भी पोर्शन है, उसमें कम से कम प्रेशर है, और वहाँ से जो ब्लड क्लॉटिंग है वो मैक्सिमम आप उसको रोक सकें कि ब्लड मज़ीद वहाँ से रिलीज़ ना हो, ठीक है। ब्लड को रोकने के लिए हमें काम करना है, और हमें ऐसे उसको स्प्लिंट, पैडेड स्प्लिंट देने हैं कि जिसकी मदद से वो अपनी, कह लीजिए कि मैक्सिमम रेस्टिंग कंडीशन में हो, फिर हमने उसको क्या करना है, हॉस्पिटल जो है वो पहुँचाना है। लेकिन ये सारी केयर हमने पहले इंस्टेंटली वहीं कर लेनी है। अभी पैडेड स्प्लिंट क्या होते हैं, ये बोन के पोस्चर को करेक्ट करने के लिए ख़ास किस्म के पैड बने हुए होते हैं, ख़ास किस्म के कह लीजिए बैंडेजेस होती है, जिसको पैडेड स्प्लिंट कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी हाथ या पैर में जहाँ पे भी हड्डी पे चोट लगी है, उस हिस्से को हमने अच्छे से कवर करना है, वहाँ से खून जो बह रहा है उसको स्टॉप करना है, उसको मैक्सिमम रेस्टिंग कंडीशन देनी है, और फिर फ़ौरन इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास हमने रिकमेंड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से लेके कीप से लेके फैमिली तक आपने ये वाला पार्ट कर लेना। आप चाहें तो उसमें कुछ वर्डिंग्स अपने भी यूज़ कर सकते हैं, वरना ओवरऑल यही पैरा है, इसको आपने पूरा याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ अब आप। ये आपसे कह रहा है गिव अ कंपैरिजन ऑफ टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। आपने क्या करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसल्स हैं इसका एक कंपैरिजन करना है। तो पेज 48 पर आ जाइए आप, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन्स हैं। अभी बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं, लेकिन आपको मैं सिलेक्टेड ही बताऊँगी, 4 to 5 बताऊँगी जो आप आसानी से लिख सकें, क्योंकि शॉर्ट का कंटेंट है, ठीक है। तो पेज 48 पे देखिए कंपैरिजन ऑफ टाइप ऑफ मसल्स है। जब भी कंपैरिजन की बात होती है, कोशिश करना चाहिए इसी तरीके से हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि वन बाय वन अगर आप उसको
डिस्क्राइब करोगे तो वो कंपैरिजन ना होगा, ठीक है, फिर वो तो बस पॉइंट्स हो गए जस्ट। तो आपने सबसे पहले बताना है कि कौन कौन से मसल्स होते हैं। हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब स्मूथ मसल्स जो है इसकी ख़ास बात क्या होती है कि इसमें किसी भी किस्म की स्ट्रेशियंस नहीं होती। स्ट्रेशियंस क्या होती है? एक लीनियर पैटर्न होता है जिसमें लाइंस होती हैं, कुछ लंबाई में मसल्स होते हैं, इनमें लीनियर किस्म के पैटर्न होते हैं, इसको स्ट्रेशियंस कहते हैं। आप इसको बैंड भी समझ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं उस तरीके के बैंड्स होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं होते स्मूथ मसल्स में। अब कार्डिक मसल्स आपके दिल में मौजूद होते हैं, इसमें ये जो बैंड होते हैं, ठीक है, ये मौजूद होते हैं, स्ट्रेशियंस मौजूद होते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स हैं जो आप आमतौर पे हमारे स्केलेटल सिस्टम्स में मौजूद होते हैं, इसमें भी स्ट्रेशियंस मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड होंगे। स्पिंडल शेप्स का मतलब क्या होता है? जिस तरह से सुई आपने देखी होती है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वैसे स्पिंडल शेप्ड होता है। जबकि कार्डिक मसल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स जो हैं ये सिलेंड्रिकल भी होते हैं लेकिन ये ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मूथ मसल्स देख लो, ये हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स में होंगे। विस्ट्रल ऑर्गन्स का मतलब होता है आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, इंटरनली स्टमक वगैरह वाले पार्ट से होते हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है, जो रिब केज के अंदर सॉफ्ट पार्ट है, ये वो वाले स्मूथ मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स सिर्फ और सिर्फ दिल में होंगे आपके, प्रेजेंट इन हार्ट। जबकि स्केलेटल मसल्स क्या होंगे? आपके बोन्स के साथ जो स्केलेटन है इसकी फ्रेम में पूरे चिपके हुए होंगे। अच्छा, उसके बाद स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्रली इन एक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री इन एक्शन का मतलब होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं, ये हमारी मर्ज़ी से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, या अगर हम लीनियर पोजीशन पर हम स्लीप करें तो इस वक्त ये कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स हमारी मर्ज़ी से इस्तेमाल होते हैं। लास्ट एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए कि जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि कार्डियक मसल्स और जो स्केलेटल मसल्स है क्रॉस ब्रिजेस जो हैं इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखें आप जल्दी। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैल्शियम क्यों एसेंशियल होता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में? अच्छा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है ये हमारे लॉन्ग में भी है, तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि ये शॉर्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इधर आ जाएं आप सीधा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए पेज नंबर 52 पर, ठीक है। पेज नंबर 52 पे कुछ कंटेंट मौजूद है, कुछ 54 पे मौजूद है, दोनों देख लेते हैं हम। इधर आ जाए, यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाएं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। हमारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ये ब्रेन की तरफ से मिलते हैं। ये जो मोटर न्यूरॉन है एक ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये इसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये एसिटाइल कोलिन जैसे रिलीज़ होता है तो ये क्या करता है, ओपन करता है प्रोटोनिक गेटवे टी ट्यूब्यूल्स का, और उसकी वजह से क्या होता है, जो सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम होता है ये रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लो कि जो सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम है जो कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में कैल्शियम आयन को स्टोर करके बैठा हुआ है, जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, साइकिल स्टार्ट होगी, तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा कि ये जैसे ही इसको ट्रांसमीटर मिलेगा मोटर न्यूरॉन की तरफ से, न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा, तो ये क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन्स हैं इसको फ़ौरन रिलीज़ कर देगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इनकी कॉन्स्ट्रक्शन, इनके जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनका जो सिकुड़ना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सवाल हमसे क्या किया गया था, कैल्शियम की कहाँ ज़रूरत है? तो पहली ज़रूरत तो क्या है कि जब क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट होगा तो इसी की रिलीज़ होते ही मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, आप नेक्स्ट पेज पर जाएं, जब ये साइकिल एंड होगा तो ये कैल्शियम जो स्टोर हुआ है इसने दोबारा क्या करना है, रिकवर करना है। नेक्स्ट पे आ जाए, यहाँ देखिए इन आखिर की लाइनों को देखिए, द कैल्शियम पंप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि जो कैल्शियम पंप हुआ, जैसे जैसे कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं उसके बाद ये बॉडी में आगे इस्तेमाल होते हैं।
क्योंकि क्रॉस ब्रिज साइकिल काफ़ी सारा बड़ा है और आप उसको लॉन्ग में करेंगे, तो यहाँ शॉर्ट में आपने टू द पॉइंट बात करनी है कि जब कैल्शियम पंप जो हो जाता है, जिसके लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आम ज़ुबान में कह लो ये एनर्जी की करेंसी होती है बॉडी की। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम पंप करता है, इसके लिए पहले एटीपी को इस्तेमाल करता है, फिर क्विकली क्या करता है, ये अपने आप को कैल्शियम आयंस में कन्वर्ट कर देता है और दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो इसमें चला जाता है, इसमें जाके स्टोर कर देता है। अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, जब ये दोबारा जा रहा है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है ये पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मसल्स फाइबर है ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह आपने सीख लिया कि किस तरीके से कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, इससे पहले मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसके बाद फिर दोबारा क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपसे कह रहा है कि हाउ द नर्वस कोऑर्डिनेशन रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म्स। एक्चुअली बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है ये भी, मतलब जो मैंने अभी जिस तरीके से आपसे अभी इसको कहा ना कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये एग्जैक्टली वही सवाल है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्यों रेगुलेट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को। तो आप इसको पेज नंबर 52 पर आ जाएं, ठीक है, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इधर आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जब मसल फाइबर्स जो हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं नर्व इम्पल्स को रिसीव करके, और मोटर जो हो मोटर एंड है उसकी प्लेट। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलोकोलिन जो है इसको रिलीज़ करेंगे। ये ओपन करेगा प्रोटोनिक गेटवे टी ट्यूब्यूल्स का, और उसके बाद सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम जो है वो रिलीज़ कर देता है कैल्शियम को, और ये जो कैल्शियम आयन है जैसे ही रिलीज़ होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है। इसमें इस क्वेश्चन में इसने आपसे आस्किंग ये की है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो आपने इतना ही रोल बताना है, यहाँ से लेके इसको ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तक बताना है, क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि टेटनी कैसे डिफरेंट है टेटनस से, ठीक है। ये दोनों बातें आपको बतानी कि टेटनी टेटनस से कैसे डिफरेंस है। पेज नंबर 56 पर आ जाइए आप, यहाँ देखें, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। मैंने अपनी सहूलत के एतबार से 3 लगाए, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर लीजिए। सबसे पहले डिफरेंस में वंस अगेन दोबारा देख लीजिएगा कि दोनों इस तरीके से पॉइंट्स आमने सामने होने चाहिए ताकि डिफरेंस क्लियर पता चले। पहला पॉइंट पूरा लिखना कि टेटनी है, जिसको टेटनिक सीजर भी कहते हैं, एक मेडिकल साइन है जो कि कब होता है, जब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। टेटनस जो है वो एक इन्फेक्शन है जो आमतौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसको अफेक्ट करता है। नंबर 2 पॉइंट क्या कह सकते हो आप कि आमतौर पे टेटनी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से प्रोड्यूस होता है, यानी ज़्यादातर अगर कैल्शियम का लेवल लो हो जाए, जिसको हम कहते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम, पोटाशियम या इस तरह के जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी में एसिडिक या जो अल्कली वाला जो कंसंट्रेशन है ये चेंज हो जाता है, या तो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इसकी वजह से टेटनी हो सकता है। जबकि टेटनस जो है वो आमतौर पर क्या होता है, कुछ ऐसा हमने ड्रग ले लिया इंट्रावेनस, यानी हमारी वेन की मदद से जो ड्रग हमारी बॉडी में इंड्यूस हुआ है, उसमें हो सकता है कि कोई कंटामिनेशन हो, कोई बैक्टीरिया ऐसे हों जो कि नीडल्स की मदद से आ गए हों, या किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो है उसकी मदद से आ गए हों, तो ये टेटनस प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टेटनी है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री यानी बॉडी के अपने इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रहा है, या कह लो इलेक्ट्रोलाइट की। पॉइंट नंबर 3 में देखो, इसमें टॉक्सिन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। टॉक्सिन इन्वॉल्व होने से क्या मुराद है कि क्योंकि आपको पता है कि बॉडी के अपने मिनरल्स की इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से इसमें टॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो टेटनस है, क्योंकि ये आउटसाइड के बैक्टीरियल सोर्सेज से आ रहा है, तो इसमें कोई भी बैक्टीरियम जो वो रिलीज़ हो सकता है, जो कि ख़ास तौर पे क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टेटनोस्पेसियम, ठीक है। ये हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया हो सकता है इसमें इन्वॉल्व। तो इस तरह के 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बचा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज जो उसके बारे में आप बता दें। पेज नंबर 33 पे जाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट में इसका कॉन्टेक्स्ट है कि पेज नंबर 33 पे ही आपको कुछ मिल जाएंगे, इसको देख लें आप फटाफट से। ये देखें, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पे आ गया, ठीक है। अब आप इसको देख लें सबसे पहले कि यहाँ पे 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, सही है। ये कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से डिफरेंट होते हैं।
सबसे पहले आपके पास हाइलन कार्टिलेज है। ये रिब्स और स्टर्नम के बीच में होगा, नोज़ में होगा, इसके साथ-साथ बोन सरफेसेस में होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स में बोन सरफेस में होगा। इसकी स्मूथ सरफेस होती है और इसके साथ-साथ ये टिश्यूज़ को अलाउ करता है कि इसके ऊपर से स्लाइड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आए फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है? ये सेकंड कार्टिलेज है आपका, ये हार्डेस्ट होता है दूसरे कार्टिलेज के मुकाबले में और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, नी जॉइंट्स में, इसके साथ-साथ पेक्टोरल गर्डल्स में मौजूद होता है, ठीक है? लास्ट आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। ये आमतौर पे एयर के पिन्ना में, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स में, एपिग्लोटिस में और लैरिंक्स में मौजूद होता है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है? अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, आप आस्क कर सकते हैं। कोई टॉपिक डिटेल में पूछना है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।